नमस्कार सभी यूट्यूबर्स से प्यार को समर्पित मेरा वीडियो। मैं अभी अपने होने वाले सास और ससुर के बारे में सोच रहा था, तो मैंने ये सोचा कि कभी राजनीति हमारे घर भी तो होने दीजिए, बर्तन तो ढन बनाने दीजिए, ताकि तर्क वितर्क में मंथन एक मक्खन निकल कर आए सामने। समय रहते सुनहरा दूध या सूरज, कल को चमचमाता, आज कर्म से रहे भरा। तो गुरु सूर्यदेव और मिशन सटीक नामक ये वीडियो यहाँ पर शुरू होती है। मिशन सटीक से मेरा तात्पर्य मेरे ददिहाल ननिहाल में पिछले 34 और क्रमशः 20 वर्ष से चल रहा पक्षपाती असमानता पुष्टि है के रूप में अन्याय को ख़त्म करना, उखाड़ना, व्यक्त करना सक्षम रहते गुरु बाबा साहेब जी। और एक नागरिक किस तरह से पिस रहा न चाहते हुए भी अन्याय करने वालों के द्वारा रोटी, कपड़ा और मकान तीनों कर्म खोजते हैं। मैं तो फिर भी अपने पुश्तैनी भूमि संदर्भ में रोज़गार और बेरोज़गार के दर्द से परे हूँ। योग्यतानुसार प्राप्ति ही खरी कमाई होती है। यहाँ तो है आधार का आधार, यानी मैं आनंद कुमार, उम्र 44 वर्ष, स्थान 113 ए मीठापुर गांव बदरपुर, दिल्ली। और यह स्थान जन्म स्थान है, एक स्थायी पता, अपना घर। और शिक्षा ग्रेजुएशन। और 12 नवंबर 1981 को मेरा जन्म हुआ। मेरा ददिहाल वार्ड नंबर 27, गौतम बुद्ध कॉलोनी, रोड नंबर 4। और मेरा ननिहाल वार्ड नंबर 2, विजय पीका महादेव स्थान के समीप, डेल्हा, गया, बिहार। तो गया जिला में डेल्हा में मेरा ददिहाल ननिहाल, जहाँ पर दंभ करते, असमानता की पुष्टि करते लोग मूर्ख बना रहे न केवल स्वयं के अस्तित्व को, बल्कि चाहते कि उनके कलुषित करनी में हम भी डूब कर मर जाएं और दोषारोपण हुए लगाकर अंतिम में बच जाएं और अन्याय की जीत न्याय की जीत के रूप में हो, जो कि संभव नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य भी कोई बात है। अब तक दादा नाना की गरिमा, उनके खून पसीने पर जिन्होंने भी राज किया है, असमानता और अन्याय के रूप में, पक्षपात के रूप में, स्वार्थ के रूप में, देश विद्रोही के रूप में, देश विरोधी के रूप में, उन लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि जितना कलुषित अब तक करनी हुई, सबको साफ करके स्वीकारोक्ति करो कि कैसे परोक्ष प्रावधान में भी परेशान हमें सहजता से दूर करते किया अब तक। माननीय व्यवहार न्यायालय जी, आपसे बोलना चाहता हूँ कि न्याय की जीत एक नागरिक होने के नाते मेरा आपका परस्पर लक्ष्य रहा, और आप प्रदान करते प्रदाता हैं, तो लक्ष्य मुझ तक सीमित रहा कि आप तक पहुंच मेरी निष्पक्षता के पटल पर हो, पारदर्शिता पूर्ण हो, सत्य को आधारित रख कर हो, सत्य आधारित हो। और मेरा अस्तित्व, मेरा आधार, मेरी जन्मभूमि दिल्ली, और उस आधार का आधार पुश्तैनी भूमि गया जिला बिहार। और मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि फैसला करिएगा तो मुआवज़ा पर विशेष ध्यान दीजिएगा।
आज का ज़माना आपकी मेरी नज़रों से चूका नहीं, कहाँ हम लोग धोखा खा रहे। और उन मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत संपत्ति चाचा मौसी की एक तरफ रखी जाए इस पूरे मसले में। और 1991 जब से दादा गुजरे, दादा पूजनीय स्वर्गीय शिव बालक राम जी, और 2005 में जब से नाना गुजरे पूजनीय स्वर्गीय भुन्नू राम मास्टर जी, इनके गुजर जाने के बाद से जो चाचा श्री जगदीश राम और मौसी, चूँकि नाना के कोई बेटा नहीं था, जीवित बची सबसे बड़ी मौसी श्रीमती मीना देवी ने जो अर्जित किया है, संक्षेप में प्रस्तुत करूं तो 1991 और 2005 से दादा नाना की भूमि एवं संपत्ति को आधार बनाकर चाचा एवं मौसी ने जो क्रमशः प्राप्त किया है, उन सब की गणना की जाए। और क्योंकि मेरे दादा के 2 पुत्र थे, वे दोनों के बीच आधा आधा बनता है, तो आधा हमें बड़े भाई कृष्णपाल सिंह के नाम सुपुर्द किया जाए और एक चौथाई, क्योंकि नाना की केवल 4 बेटियां थी, कोई बेटा नहीं, ससमय एक व्यापक गहन अवलोकन के बाद हमें एक चौथाई प्रदान किया जाए। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, मेरी सबसे छोटी मौसी जिनका ब्याह हुआ था, होते ही वह ननिहाल आकर के बस गई। गर्भ धारण करते हुए वे आई थी और बच्चे को एक जन्म दे गई, सिधार गई। तो उनका नाम था स्वर्गीय पूजनीय सुशीला देवी जी, जो मेरी सबसे छोटी मौसी यानी कि मेरे नाना की सबसे छोटी बिटिया रही। और उनके बेटे का लालन पालन जो किया, वो नाना ने किया अपने खर्चे से। लव मैरिज तथा कथित रूप से सूरज ने की, तथा कथित वर्ड को गौर फरमाएंगे तो कृपा होगी। और उस सूरज से मैं 2016 में पिछली बार मिला था और अपने बच्चों सहित उसने भोजन करवाया खटमल भरी खटिया पर। जितना उनका सामर्थ्य था, बिना आगाह किए सुताया। पूरे पैर में एक घाव से भर गया था एक पैर पूरा। और इतना ही नहीं, 2022 में मैंने प्रधानमंत्री साहब को पत्र लिखा, तो जांच पड़ताल गठित हुई मेरी शिकायत के आधार पर। उसमें उसने बयान दिया, सूरज ने, कि वह मुझे 20 वर्ष से नहीं जानता है। अब सूरज ने यह जो बयान दिया, यह नाना की गरिमा को कलुषित करता है, झूठ पर आधारित। और इतना ही नहीं, इसके हफ्ते भर जो यह बयान दिया गया, उसके बाद व्हाट्सएप में हफ्ते भर तक संबंध रखा गया मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से। और एक एफिडेविट प्रस्तुत सूरज की ओर से मुझे किया गया, जिसमें मेरे पिताजी का हवाला देते हुए कहा गया था कि मेरे पिताजी को उसके वहाँ रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। तो मेरे माँ बाप तो 2010 के लगभग में गुजर गए। तो आपको यह बताना चाहूँगा कि सूरज का ये संदर्भ देना क्या था। अगर आप सोच पाएंगे धरती पर अनुभव कौशलता के माध्यम से, तो उसने ललकारा था जो पासा का पारदर्शिता पूर्ण प्रावधान होता है। मेरे नाना के 2 जगह मकान हैं,
तो इन 2 को 4 में बाँटना है और एक पर वो बचपन से नाना के खर्चे पर पला बड़ा और झूठ बोला उसने मेरे शिकायत पर आधारित हुई जांच पड़ताल जिसका नेतृत्व किया था स्थानीय राजस्व अधिकारी ने और उसमें उसने 20 वर्ष का झूठ बोला कि वह मुझे 20 वर्ष से नहीं जानता और इसको बिना पुष्टिकृत करे, बिना मुझसे पूछे कि सूरज जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं, वो स्थानीय राजस्व कर्मचारी ले जाते हैं अंचलाधिकारी गया सदर के पास और अंचलाधिकारी एक आदेश पारित करते हैं जिसे पत्रांक 31-32 में संजोया गया है। उस आदेश में लिखा था कि मेरा मामला हकीकत टाइटल सूट का है और इस मामले में जो है व्यवहार न्यायालय जाकर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। तो अभी का मैं बताऊं यथार्थ स्थिति, तो मैं दिनांक का इंतज़ार कर रहा सुनवाई का आपकी माननीय व्यवहार न्यायालय जी। तो ये जो आदेश था इसमें संलग्न कर दिया गया उस झूठे बयान को। तो इस झूठे बयान का संलग्न करने का क्या औचित्य रहा, क्या मकसद, क्या उद्देश्य रहा? जब मुझसे पुष्टिकृत ही नहीं हुआ तो इस झूठ को कोरा करके अधिकारी महकमे में मेरी नकारात्मक छवि क्यों बिखेरी गई? फ्री में मुझे नकारात्मक विलेन का रोल क्यों दिया गया? क्या दिल्ली में पैदा होना अन्याय सहने के लिए एक नागरिक को अधिकृत कर देता है? भारत का टुकड़ा ही तो है मेरी पुश्तैनी भूमि। विशेष भूमि के मसले बिहार राज्य के पास हुए तो क्या हुआ? हर राज्य की तरह यह मुझे अधिकृत नहीं करता अन्याय सहने के लिए। तो आपको इतना कहना चाहता हूँ कि पारिवारिक एकता की मुट्ठी भारतीय सामान्य कुरु परंपरा में जितना कलुषित हमारी पुश्तैनी भूमि संदर्भ को समानता से, निष्पक्षता से, पारदर्शिता से और गुरु जो दादा नाना भूस्वामी रहे उनकी छवि मलिन करने की जितनी भी चेष्टा हुई है सबके ऊपर जुर्माना लगा करके हमारा मुआवजा हमें प्रदान किया जाए, जो हम समानता के साथ, सत्य के साथ आज तक है अडिग खड़े हुए केवल न्याय प्राप्ति के लिए। आपको मालूम हो कि 90 RTI लिख डाली थी मैंने और सब की सब उस समय के DM त्यागराजन जी के पास उनके पटल पर पहुंची, जहां खारिज करने का कोई स्पष्टीकरण दिए बिना सब की सब RTI को अंडर प्रोसेस या एक घटिया सा जवाब देकर समाप्त किया गया। वो घटिया सा जवाब था RTI एक शब्द हो गया, एप्लीकेशन दूसरा शब्द हो गया और 3 डॉट्स, 3 से 4 डॉट्स, ये 3 समूह के साथ बिना कारण बताए कि क्यों खारिज की जा रही है मेरी RTI एप्लीकेशन, वो 90 RTI को कुचल डाला गया, रौंद डाला गया खतियान देने के नाम पर। और आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चाचा श्री जगदीश राम, जिन्होंने बचपन से सौतेला व्यवहार ही किया, दादा गुजरे तो खबर फैला दी कि सिलबट्टे से उनको मारा गया उन्हीं के द्वारा, और दंभ में जैसे कुछ कमी रह गई हो। बचपन में हम ग्रीष्मावकाश में दिल्ली से जब भी जाते थे गया जिला, तो केवल यही बोलते थे कि यहाँ किस लिए, कौन है तेरा। तो मैं तो सोचता था कि मजाक करते होंगे, लेकिन जब चूल्हा स्वावलंबिता के नाम पर पहल करी मेरे पिताजी ने व्यवस्था करने की अपना, तो वो चूल्हा तक नहीं जोड़ने दिया। जो बौद्ध धर्म का चोगा पहनता है वह अपने आप को आज़ाद समझता है कल्पना में हस्तक्षेप करने का, सत्य को बाधित करने का, सहजता से दूर बनाए रखने का हमें, जो कि एक प्रताड़ना है, अमानवीय। तो आप सब लोग जितने भी इस वीडियो से वाबस्ता हो रहे हैं, मेरी मानसिक स्थिति जांचते रहिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा व्यवहार रहा, लड़ाई झगड़ा करने पर आतुर हो जाते थे। मैं तो सन 1981 12 नवंबर की पैदाइश दादा की गोदी में खेला था। जब 8-9 बरस का होऊंगा मुश्किल से, उनकी दाढ़ी को मैंने छुआ था गोदी में बैठ करके, जैसे लेट के बैठते हैं ऐसे। तो 1991 में दादा गुजरे 10 साल बाद। उससे पहले तक भी तो चाचा ने नहीं लगाया था हमारी मानवीयता को। और दादा के मरने के बाद भी दादा के नाम की कमी नहीं खा रहा वो। दम्भ छवा करके उसी ने सिलबट्टे से मारा। तो एक विकराल बनने की उसे क्या ज़रूरत पड़ी? चोर क्यों ऐसे करेगा? ताकि जो मासूम है वह आवाज़ ना उठा पाए। और उसके बेटे के बारे में कहा जाता है, चाचा श्री जगदीश राम के बेटे संतोष कुमार के बारे में, कि उसकी नौकरी पैसे देने की वजह से लगी रेलवे में, जिसके बारे में भी मैंने आरटीआई लिखा था, परंतु कोई परिणाम ना आया। और मैंने योगदान 18 नवंबर 2013 से दिसंबर 2014 तक अप्रशिक्षित प्रखंड शिक्षक के पद पर किया। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में भागीदारी हाजिरी लगाकर, और ये हाजिरी मुमकिन हुई थी जो जीवित बची मौसी श्रीमती मीना देवी के दामाद ने मुझे सूचनार्थ किया था उस बहाली के बारे में, जिसमें गया जिला के जिला स्कूल में सेंटर पड़ा था और 2 पालियों में हुई परीक्षा। पहली पाली में जो है, पहली से 5वीं में मेरे 150 में से 88 नंबर आए और मैं 82.5 से ऊपर लाकर पास हुआ, जो कि एक पैमाना था पास होने के लिए। और दूसरी पाली में 6ठी से 8वीं तक की परीक्षा हुई, जिसमें मेरे 150 में से 60 नंबर आए और मैं फेल हुआ। मेरी बहाली गुरुआ प्रखंड के तमरो राजकीय मध्य विद्यालय में हुई 18 नवंबर 2013 को, और मैं मात्र दिसंबर 2014 तक ही टिक पाया, क्योंकि ग्रीष्मावकाश में मैं दिल्ली घूमने के लिए आया था 2014 वर्ष में ही कार्यरत जब था। 8 दिन बाद की रेलवे की टिकट क्या मिली, 8 दिन बाद क्या उपस्थित हुआ, प्रभारी ने प्रथम तल्ले पर ले जाकर मुझे बोल दिया कि जब आप नहीं थे, एक इंस्पेक्टर आया था, मैंने आपकी सेवा बचा दिलाई 15,000 रुपये, और किसी को बताइएगा नहीं, नहीं तो लाल कलम चल जाएगा। तो उन्होंने डरा धमका दिया विकल्प मेरे पास, क्योंकि मैं परिचित व्यवहारिक नहीं हुआ था वहाँ के नियमों से। तभी मेरे को सिर मुंडाते ओले ऐसे पड़े, और गाड़ी पर बैठा कर ले गया। मैंने 18,000 रुपये निकाले थे, 15,000 उसको दे दिए, अपने 3,000 का खर्चा रख लिया महीने भर तक। और आपको मालूम हो कि अन्याय सहना पाप होता है, और मेरी उपस्थिति सीमित हो गई थी अन्याय सहने भर तक, और शिक्षकों की कमी का बहाना गिनाकर प्रभारी ने 8वीं तक बच्चों को पढ़वाया था मेरे से। मैं बच्चों के माँ बाप का एक रूप समझता था, और अन्याय झेलने वाला एक शख्स जो कि ना चाहते हुए भी अन्याय सहना सिखा रहा था बच्चे मन के सच्चे। तो एक गुरु जो अन्याय सहना सिखाए, पाप नहीं तो क्या है। गुरु की आभा बचाते हुए दिसंबर 2014 में मैं हटा, बिना किसी को सूचनार्थ किए। उससे पहले 1 जुलाई में भी मैं हट गया था, और मैं गया था चाचा और मौसी के बीच तथा कथित दलाल की शब्दशः व्यवहारार्थ भूमिका निभाते हुए रिश्ते में जो फुफेरा जीजा लगता, कस्मा खनीटू का रामानंद।
उसने बिना मेरे साथ हुए अन्याय को तवज्जो दिए चाचा मौसी की तरह मुझे कहा। चाचा मौसी से भी हालांकि मैं मिला था, लेकिन कहा कि वापस जा ड्यूटी पर। ड्यूटी मतलब हर एक को नहीं मिलती। तो मैं रो धो करके गया, मेरे साथ वो भी हो लिया। और प्रभारी ने एक डिक्लेरेशन लिखवाया कि आइंदा से मैं आनंद कुमार छुट्टी करूँगा तो वो जिम्मेदार होगा, रामानंद गारंटर के रूप में। और कबूल नहीं किया प्रभारी ने कि उसने 15,000 रुपये लिए। ना ही रामानंद ने उससे कबूल करवाया। और रामानंद जैसे लालच में लार चूता है मुँह से, वैसे ही कुछ मुस्कुरा करके हट लिया। तो जब पैसे 2014 में लिए गए थे, एक बात बता दूं, मैंने दूसरे दिन ही सहयोगी शिक्षकों को बता दिया। सहयोगी शिक्षकों ने बोला जाके मांग लो, दे देंगे। मैंने जाके मांगा था 2014 में, इन सब बातों के शुरू होने से पहले। तो उसने कहा था प्रभारी धनंजय प्रसाद ने कि लेना है तो सारे पैसे खुद ले लो, आइंदा से अपना ध्यान खुद ही रखना, आइंदा से अपना ख्याल खुद ही रखना, ऐसे कहा। और वो भी झिड़क कर गुस्से में, और देने को राज़ी ना हुआ। यह उसका तोलमोल सा जवाब रहा था, तिल मिला करके। तो मैं कुछ कह ना सका। उसके बाद उदासीन होकर के मेरे को बाहर उसके कक्ष से आना पड़ा था। यह थी पूरी वारदात। और फिर जब मैं हटा दिसंबर 2014 में, उस हटने से पहले मालूम हो कि मौसा ने और कृत्य भी चले थे, जिसे चाल बोला जाए तो अच्छा होगा, धूर्त कृत्य। पहले तो मौसा खुद भेंट करके आए थे जब मेरी बहाली हुई थी नई नई। और फिर 14 अगस्त की बेला 2014 आई, और उस संध्या को हम जो है उसी मौसा के बड़े लड़के का जो बिजली का कार्य था, मतलब उपकरण नहीं, जैसे पंखा बल्ब हो गया, ये फिटिंग करने का। तो उस मौसा के बड़े लड़के ने, जिसका नाम संतोष MA साइकोलॉजी से जिसने किया था, वो रुका प्रभारी के पास उस रात। मेरे को भी बुलाया गया। दारू चली, और जब भोर हुई 15 अगस्त 2014, तब तीनों होलिये गाड़ी पर सवार स्कूल की तरफ। मेरे को बीच बाज़ार में ही छोड़कर प्रभारी बोलता है कि जब तक हम नहीं आएंगे यहीं रुकना, यहीं रहना। और मैं वहीं रहा गुरुआ बाज़ार में ही। और फिर लौट करके वे दोनों आते हैं और पूछते हैं कि आया क्यों नहीं था, जैसे मैं एक नौकर हो गया हूँ उनका, इस अंदाज में पूछा उन्होंने। तो आप ही बताइए कि प्रभारी का सम्मान किया मैंने कि अपमान किया न चाहते हुए। मैंने तो ये सोचा था कि प्रभारी स्वयं व्यवस्था की पुष्टि करके आएंगे कि हाँ 15 अगस्त का ध्वजारोहण के लिए सारी व्यवस्था हो गई है, इसलिए मुझे रोका गया हो शायद। लेकिन वो झंडा फहरा के आए थे और उल्टा मेरे से ही बोल रहे थे कि आया क्यों नहीं था। मतलब चढ़ी किसको थी दारू, आप अंदाज़ा लगाइए, बुराई किसने करी। और फिर नवंबर का महीना आया। मेरे कार्यरत रहते भर में मौसा का मंझला लड़का रवि आया, जिसकी एक टांग टूटी हुई है, और रेलवे नहीं, ट्रक ड्राइवरी में खलासी का काम करता है। वो इतना धूर्त, आते ही उसने भेंट करते ही गुरुआ में मेरे से बोला कि बीवी के लिए कपड़े लत्ते, गहने और साइकिल लेनी है। तो उसको 18,000 के लगभग कुछ दिए मैंने अपने कमाई में से, यह शर्त पर कि कमाएगा तो दे देगा। 2 बार पूछा मैंने उससे, अपने प्राकृतिक प्रवृत्ति अनुसार। और दिसंबर
2014 में जब बिना बताए मुझे हटना पड़ा, क्योंकि मैं अपने पद की आभा को सर्वश्रेष्ठ समझता था, गुरु की आभा को। मैंने ये सोचा दिल्ली में सरकार पूछेगी, क्योंकि मालूम हो कि दिल्ली में ही नियुक्ति पत्र मिला था, स्थायी भरे हुए पत्र पर। तो मैं गया मौसा के पास हटकर, तो मौसा से मैंने जो मंझले लड़के रवि को पैसे दिए थे, खलासी का जो ट्रक में काम करता था, तो मौसा ने बोला जिसको दिया उससे समझ, और रवि से बोला तो बोला कि काम मिल ही नहीं रहा है, काम है ही नहीं। दोनों ने पैसे लौटाने से मना कर दिया, जबकि मगर मेडिकल से रिटायर हुए थे मौसा। पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके पास, परंतु सच्चाई की आज तक है कमी। और इस तरह से 2015 में पिताजी के रिटायरमेंट के पैसे मिले। 2 कट्ठा भूमि रामनगर के मेमन्ना के पास रामनगर डी में मैंने 2 कट्ठा भूमि लेने की कोशिश करी। विष्णुधारी नामक शख्स था दलाल, जिसके पास ही रह गुजर बसर कर रहा था। मैं कोचिंग यदा कदा कहीं कहीं पढ़ा दिया करता था, और बच्चों से खाने की व्यवस्था हो जाया करती थी। यही आस में कि दिल्ली में जो है सरकार का नोटिस जाएगा, तो मैं अन्याय जो प्रभारी ने किया है उसको उखाड़ फेंकूँगा उजागर करके। तो खाने की व्यवस्था तो थी। 1,20,000 रुपये लगे, 55,000 रुपये कट्ठा और 10,000 रुपये लिखाई पढ़ाई, वो विफल हुआ। और बहाना दिया गया विष्णुधारी के हवाले से, जो भूमि मालिक का था, कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे ज़मीन नहीं मिल सकती। और मुझे 84,000 मिले विष्णुधारी की बीवी तक अश्लील हरकतें मेरे साथ। हालांकि अंजाम तक नहीं हुआ था, मेरी इज्जत को कुछ नहीं हुआ, परंतु जिसे बिहारी भाषा में बोलते हैं कि लंगटी मेरा पुरुषांग मसल रही थी, जो है माँ से भी बूढ़ी वो, और उसके सब जवान बेटे। तो 2016 दिसंबर में मैं था कस्मा खनेटू रामानंद के पास, जो फुफेरा जीजा होता है। उसने कभी भी पुरुषार्थ का परिचय इस बीच में कितनी ही बार मैं मिला नहीं दिखाया, ना उसने, ना चाचा ने, ना मौसी ने, पद से उखाड़ने का धनंजय प्रसाद को भ्रष्टाचार का एक जीवंत संज्ञा के रूप में जो वो प्रदूषित कर रहा था शिक्षा जगत को, और ना ही मेरी सेवा दिलवा पाए वे लोग। यहाँ तक कि मारने की कोशिश करी रामानंद ने मुझे, और वो भी सर के पीछे, और नाम दिया गया कि गिरने से मुझे चोट लगी। हालांकि गिरने से खून निकलता है, खून नहीं निकला था। बरेठा जिसे लकड़ी का बोलते हैं, उससे पीछे मारा गया था। जो गिरता है इंसान सामने गिरता है। और 12-13 दिन अस्पताल में रहा, न सुध न बुध। पिछवाड़ा तक मेरा ख्याल बड़े भाई ने रखा था, आप समझ गए होंगे। होश आया बड़े भाई के ही कारण। जब नैतिक रूप से बड़े भाई ने सहलाया था पिछवाड़ा। और किसी को खुशी ना हुई तदिहाल में मैंने जो आँख 12 दिन बाद खोली थी, होश जो संभाला था। हालांकि आंखें तो खुली हुई थी, ऐसे डील डॉल कर रहा था, लेकिन होश न था बिल्कुल भी। और जब ठीक हुआ, 2017 का समय था, मैंने एक केस किया था। जो ज़मीन के पैसे पूरे 90,000, 84,000 रुपये मिले थे। 90,000 गिनने पड़े, 30,000 समय रहते पाने की लालसा में। तो 2017 में मैंने केस किया था टिकारी थाना में, तो वहाँ बुलावा हुआ। 2018 आ गया। 2017 में ही
अंत तक मतलब 2017-18 में ये चीज़ चली थी और रामानंद ने इस बीच में स्वयं को दोषी नहीं ठहराया, मुझे ही दोषी ठहराते गया कि मेरी गिरने से मुझे चोट लगी है और फिर इधर-उधर भ्रमाने की उसको क्या ज़रूरत थी। मतलब कभी बोलता कि इसने मारा होगा, कभी बोलता कि उसने मारा होगा। बहुत धूर्त। और एक और चीज़ बता दूँ आपको, असहज करने का उसका मकसद था मुझे दीमक की भांति चूसकर मारना, पुश्तैनी भूमि से मुझे मेरी उपस्थिति के साथ शून्य कर देना, क्योंकि तब वो भूमि उसको मिल जाती चाचा के द्वारा, जो हमारे नाम पर होनी अब तक चाहिए थी, संविधान और बुनियादी अधिकार के रहते। और आपको बताना चाहूँगा कि बुलावा आया टिकारी थाना से और वहाँ पर गए। रामानंद और ने तैयारी कर रखी थी अपने परिचित धूर्त श्रेष्ठ अनुज को, जो कि भारतीय सामान्य गुरु परंपरा के प्रथम गुरु पैमाने पर अपंग है, जहाँ तक उसका बोध है। हालांकि है कोरी, मतलब कि हालांकि है कोरी पंडित, लेकिन अपंग व्यवहारार्थ जो बोध होता है उसके पैमाने पर। अब आपको बताता हूँ क्यों। तो वहाँ पर विष्णुधारी के सभी 5 जवान लड़के के रहने के बावजूद कर्मरत भी यह इंस्पेक्टर ने हवाला दिया 19,500 रुपये देते हुए कि विष्णुधारी का परिवार पूरे पैसे चुकाने में यानी 30,000 देने में असमर्थ है, अक्षम है। और वहाँ से जब जाना हुआ तो मैं उतने में ही, क्योंकि 10 रुपये भी जेब में नहीं थे, लेना अनिवार्य हो गया था ताकि मैं बोझ ना रहूं, ना कहलाऊं रामानंद कंधे पर, जो जब चाहता था तब मजाक उड़ाता था, जब इच्छा होती थी तभी बतियाता था कि नौकरी के बारे में क्या कर रहा है मेरी प्रखंड शिक्षक की सम्मानपूर्वक जो सेवा रही। और फिर जो है, जैसे ही हम पुलिस थाना परिसर से बाहर निकले, मैंने अपने मानवीयता की खातिर, इसी सम्मान की खातिर कि बोझ ना रहूं, बैंक ऑफ बड़ौदा में 10,000 रुपये जमा करने की बात कही और अनुज मान गया। चले डिपो स्लिप मैंने भरा, लाइन में खड़ा हुआ, जो कि कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए। अनुज ने बोला कि लाइन में खड़े होकर क्या करोगे, मुझे दो, मैं जमा करवाता हूँ। मैंने मना किया, हिचकिचाया, लेकिन वो नहीं माना, तो मुझे उसको देना पड़ा। और देने का खामियाजा ये हुआ कि काउंटर से वो ही साइन करके वापस लौटा के कहता है कि हो गए जमा, जो मैं नहीं देख पाया था काउंटर पर भीड़ के चलते। और यदि मैं देखता भी तो मैं संशय कर लेता, तब फिर वो बोलता कि तुझे विश्वास ही नहीं है मुझ पर। इसीलिए मैं अपने दायरे मानवीयता के दायरे में रहा। और जब रामानंद के पास लौट करके मैंने बैलेंस चेक किया तो अपडेट नहीं हुआ था। मैंने सबकी अनुपस्थिति में अगले ही दिन डिपो स्लिप की फ़ोटो खींच के भेजी ब्रांच मैनेजर के पास, तो ब्रांच मैनेजर का जवाब मिला कि वह साइन किसी अधिकारी के नहीं है। तो अधिकारी के नहीं है तो क्या हुआ, ऐसे कोई भी किसी को मूर्ख बना सकता है। फिर तो उस काउंटर की जिम्मेदारी किसकी थी, बस मुझे ये जानना है। वहाँ मैं भी तो नज़र आ रहा होऊंगा सीसीटीवी कैमरे में। तो वो साइन करता है और साइन किस स्थान पर करता है यह भी सीसीटीवी में नज़र आ रहा होगा, जिसको नज़रअंदाज कर बैठे ब्रांच मैनेजर सेवा को व्यापक करवाने का मौका गवा बैठे। और तब फिर उनका धूर्त प्रवृत्ति जो मौसम मुझे याद आया, हावी उन पर ही होने लग गई। पहले मुझे ले गए बेलड़िया मोड़ टिकारी, वहाँ पर पंडित अवस्थी से मिलवाया गया। पंडित अवस्थी
से मिलवाने के पीछे का कारण था कि वह मुझे वापस मेरी नौकरी दिलवा देगा। इससे पहले मेरे से लिखवा चुका था अनुज कि मैं मानसिक रूप से अक्षम था, अस्वस्थ था, इसलिए मैं सेवा जारी नहीं कर सकता था। और पंडित अवस्थी ने अभी अनुज ने भ्रमाया, तो पंडित अवस्थी ने आश्वासन ही दिया। वहाँ से लौटे तो उसे अनुज ने बोला कि पैसे दे दिए हैं उसको तो दिलवाएगा क्यों नहीं, सेवा तो दिलवाएगा ही, जाएगा कहाँ। और फिर चौकी ले आया रामानंद के घर, गैस कनेक्शन ले आया रामानंद के घर, वही अनुज। और फिर पहले ले जाता है पटना, वहाँ बुक करवा के गाड़ी, और दाल की पूड़ी पकवान अच्छे अच्छे बनते हैं। और फिर उसी गैस कनेक्शन पर जो मैंने लिया था। और डैफोडिली नाम की दुकान भी मिलती है, जिस नाम से एक हमारे पाठ्यपुस्तक, बिहार के पाठ्यपुस्तक में एक कविता भी है। और ऐसा होता है, फिर वापस वहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा होता है। इसलिए जो अनुज का कहना था कि नेता से मिलेंगे तो नौकरी दिलवा देगा, अनुज के ही कोई परिचित नेता रहा होगा। तो वापस आते हैं, वहाँ से बैरंग लौटकर बीच में होटल मिलता है। होटल में रामानंद के कहने पर सब रुक कर खाते हैं, क्योंकि पैसा उसका नहीं हो रहा था व्यर्थ, जो कहता था कि होटलबाजी नहीं करनी चाहिए। होटलबाजी का तात्पर्य अनैतिक कर्मों से रहा, जो उसकी बड़ी बिटिया प्रियंका करती थी, पैर मसलने के रूप में मेरा। घर में रामानंद के पास बोलती थी कि भगनी के गोड़ पड़े के चाहिए, लेकिन जैसे ही टेम्पो पर बैठते थे, मेरे को तो कभी कभी ही निकलने देते थे। रामानंद हमेशा वो डांट करके, डपट करके, फुसला करके, मीठी, अति मीठी वाणी में घर में ही रहने को कहते थे, ताकि पता ना चले कि वो क्या गुल खिलाने वाला है। और तब भी मैं बहाना मार कर निकलता था, तो उसकी बड़ी बिटिया पैर मसलती थी मेरा, कामुक करने के लिए, शायद असहज करने के लिए। अब इतना सोच लीजिए, जो बीच बाज़ार में पिछवाड़ा तक खुजाए, और जो पंचानपुर थाना में जो बाद में केस हुआ था, उसमें मेरे द्वारा ही, तो उसमें चीख चीख कर फ़ोन से बोले अपने आप को कोरा करे, जैसे सूरज ने 20 वर्ष को कोरा किया था। तो मेरी भूमिका कहाँ कोरी रह जाती है, कहाँ आरक्षित रह जाती है। मेरी भूमिका सुरक्षित नहीं रह जाती। मतलब कि कभी भी कोई भी कोरे स्वभाव, कंचन स्वभाव को गुनहगार ठहरा सकता है। उस पुलिस थाना के अधिकारी जो पंचानपुर ओपी का था, उसको उस लड़की को गुनहगार ठहराना था, परंतु उसने बोलने का मौका कैसे दे दिया उसे, वो भी फ़ोन के माध्यम से, वो भी चिल्ला चिल्ला करके बात करने पर, मतलब गलियाना जिसे बोलते हैं, डांटना डपटना। तो यह सब बातें हुई, जहाँ पुलिस अधिकारी टिकारी थाना के और ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा के अपने संपूर्ण सेवा में अनुपस्थित रहे। वहीं पर मुझसे मानसिक स्थिति असंतुलित लिखवा करके, झूठी आस बंधा करके अनुज अपना पेट पाल रहा था। तो उन्हीं दिनों रामानंद के बड़े बेटे रुपेश की सतना में MTS की बहाली में बुलाहटा आया था, जिसे बुलावा बोला जाता है। तो 500 रुपये मुझे थमाए अनुज ने कि इसे परीक्षा दिलवा देना। और परीक्षा तो दूर की बात, जैसे ही
मैं रुपेश के साथ गया, रामानंद के बड़े बेटे के साथ। वो स्टेशन में, जंक्शन में परैया के किसी जान पहचान के पीछे हो लिया, और मेरे को भी जो है टिकट जो लेनी थी उसे लेने का ज़्यादा औचित्य नज़र नहीं आया। गाड़ी में बैठे और टीटी आया। टीटी ने मुझे पकड़ा, मैंने पैसे दिए जो मुझे दिए गए थे, और फिर जैसे तैसे उन सब का पीछा छुड़ाया। और फिर एमटीएस की परीक्षा हुई। 10 रुपये मात्र दिए थे रुपेश ने चना खाने के लिए, जबकि 500 रुपये पर अधिकार मेरा था। तो 10 रुपये में दिन बिताया मैंने। लौटते समय भी भूख लग रही थी, तो मैंने बोला चलो कुछ यादगार लम्हे के लिए मीट वीट हो जाए। तो उसने बिस्कुट का एक पैकेट पकड़ा दिया। मुंह भी सूख गया खाकर। पहले तो भूख ही लग रही थी, आधी मीठी आधी रही। और वो शायद अंदर सेंटर के कैंटीन में ही उसने भोजन कर लिया था, ऐसा उसने भी बताया था। तो ऐसे लोग जो अपना पेट पहले देखें दूसरों के पेट की कीमत पर, वह क्या कहलाएंगे आप ही जानिए दीमक से ऊपर। तो वहाँ से लौटकर विद्यालय जाने की व्यवस्था हुई। वहाँ सभी सहयोगी शिक्षकों ने घेर कर मेरे को पूछा कि 3 चिट्ठियाँ भेजी गई थी, कहाँ गई। और मेरे पास जवाब नहीं था। वापस लौटते समय मैंने रामानंद से पूछा कि चर्चा, रामानंद भी गया था अनुज के साथ, कि चर्चा का नतीजा क्या आया। तो रामानंद ने बोला वो तो अनुज के लड़के की शादी की बात करने गया था। मतलब गुरुआ से ही, स्कूल से निकलते ही जब मेन रोड पर मैंने पूछा था तब ये जवाब मिला। और घर दिल्ली आते ही मैंने प्रधानमंत्री से पूछा था, तो प्रधानमंत्री ने डीईओ के हवाले से मुझे बताया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के हवाले से, कि 3 चिट्ठियाँ अस्थाई भरे पते पर भेजी गई थी ददिहाल, जहाँ चाचा श्री जगदीश राम राज कर रहे, बिना हमारे स्वीकृति के। और ऐसा हुआ। तो ये पारिवारिक एकता की मुट्ठी ही है जो हमें बांधे हुए है। तो आप जान लीजिए कि 3 चिट्ठी के बारे में ना बताया जाना सन 2015, 16, 17, 18, 19, अब 2025 ख़त्म होने को है। चाचा को क्या कहा जाएगा जो पीडब्ल्यूडी से स्वयं रिटायर होकर अब बौद्ध धर्म अपनाकर तथा कथित रूप से समानता से दूर भाग रहा, स्वीकारोक्ति से दूर भाग रहा, असमानता को दमपूर्वक पुष्टिकृत करते न जाने किस बलबूते जी पा रहा, उसे क्यों न भगाया जाए ददिहाल से। और उसी का ही साथ दे रही थी मौसी। पिछली बार जब मौसी से था मिला तो मौसी बोल रही थी कि मेरे दिल्ली का जो पिता मेरे एनटीपीसी में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर रिटायर हुए, खून पसीने से जो किराए पर रहने के बाद हमने खुद अपना घर बनाया था, ज़मीन जायदाद अपना खरीद कर। तो मौसी बोलती थी, प्रताड़ित करती थी कि उसमें से आधा दे चाचा को, तो चाचा क्यों नहीं देगा। और उसी मौसी को मैंने बताया 3 चिट्ठियों के बारे में, तो बड़ी जल्दी पलट गई वह। बोलती कि ठीक है, अभी जो है खबर लेती हूँ चाचा का, कभी मिलती हूँ तो उनसे। और वही मौसी बौड़ाहा मेरे को कहती थी, उनके बेटों ने परिचय दिखा दिया 15 अगस्त का, और पियाकी का, जो बीवी के लिए कपड़े लत्ते गहने के लिए खलासी का कार्य करने वाला जो मंझला लड़का, उसका ले गया था। तो श्रीमती मीना देवी मौसी के पति श्री सुखदेव मुखदेव दास, उनके पास ही गया था पिछली बार। तब उन्होंने रात को रोटी मीट खिलाया, सुबह दाल चावल और वही मीट जो और स्वादिष्ट हो जाता है खिलाया। और जाते समय मौसा से
जब मुखातिब हुआ तो मौसा ने बोला कि कोरोना फैलाने आया है यहाँ पर, बताइए उनकी शुरुआत कैसी थी। इससे पहले भी मैं मौसा के दामाद के घर गया था, जिसने प्रचार किया था, जिसने मुझे सूचनार्थ किया था ड्यूटी के बारे में, प्रखंड शिक्षक की, सबसे पहले मौसा के पास। तो वो दामाद आजकल सुन में बैठा है, जिसको बोध ही नहीं नागरिकता क्या होती है, जिसको अनैतिक परोक्ष प्रावधान के माध्यम से दबाना आता है। समानता जो संविधान आश्वासित करता है, उसमें अपवाद बन जाना स्वीकार्य है उसको। तो उसके पास गया था मैं, तो उसके उसका एक भतीजा, एक भगिना कदाचित, जो बुआ का मतलब भतीजे, उसकी बहन का लड़का, दो, एक तो भतीजा और एक उसकी बहन का लड़का, जो रेलवे में ड्राइवरी का मौसा का दामाद काम कर रहा। आपको ज़रा सा सरल में बताता हूँ कि मैं पंचानपुर गया था पिछली बार मौसा के पास जाने से पहले, मतलब कि 2024 में ही, 2023-24 में ही। तो वहाँ पर उस दामाद के भतीजे के अलावा, जिसका नाम सूरज है, उसका भगिना भी, जिसका नाम कुंदन है, रहते थे साथ साथ आज भी। तो वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कॉल आई उसी मौसा के दामाद, जो रेलवे ड्राइवरी में काम करता है, कुंदन उर्फ देवानंद, और मेरे से बोलती है कि हम